आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में, जिसका नाम है मैथ बाई चंदन शर्मा। आज का जो पेपर है वो आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का पेपर है, जो कि 12 अगस्त 2025 को ये पेपर हुआ है। थर्ड शिफ्ट का ये पेपर है। तो इसमें क्वांट के जो 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको मैं इस वीडियो में एक एक करके सॉल्व कराऊंगा। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हैं, नहीं पसंद आता है तो आप अपनी स्वेच्छा से उसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। अगर आपने ग्रुप डी का फॉर्म भरा है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी, ये चैनल भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा अगर आपको मैथ में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो। क्योंकि जो भी मैं तरीका अप्लाई करता हूँ मैं कोशिश करता हूँ कि वो तरीका एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो, एग्ज़ाम में आप उसको आसानी से अप्लाई कर सकें, जिससे आप कम से कम समय में करेक्ट आंसर तक पहुँच सकें। तो चलिए बिना आपका कोई भी टाइम वेस्ट किए मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 16,809 में जोड़े जाने पर प्राप्त योगफल 41 से पूर्णतः विभाज्य हो। तो सिंपल सा आप क्या करिए, 16,809 इसमें क्या करिए 41 से भाग करते जाइए, जो भी आपका शेषफल आएगा उसको क्या करिए 41 में से घटा दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो भाग दूंगा तो ये 4 बार चला जाएगा, तो 4 चौको 16 यानी कि 164 हो जाएगा। घटाऊंगा तो ये 4 हो जाएगा, 40 हो जाएगा। भाग नहीं जाएगी, 0 बढ़ा लूँगा और ये 9 हो जाएगा। अब 9 बार लेके चला जाता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा 9 का में 9 हो जाएगा और 4 9 36 हो जाएगा। घटाऊंगा तो ये 0 हो जाएगा, 10 में से 6 जाएगा 4 हो जाएगा, यानी कि 40 शेषफल आ रहा है। इस 40 की जगह पे अगर 41 होता तो ये संख्या 41 से पूर्णतः विभाजित होती है। इसका मतलब क्या हमें इसमें जोड़ना पड़ेगा, तो सिंपल सा बस 41 में से जो शेषफल आ रहा है 40 से उसको घटा देंगे। तो इस तरीके से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 1, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्त और लघुत्तम समापवर्त क्रमशः 11 और 330 है। यदि उनमें से एक संख्या 110 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो फार्मूला आपको पता है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ ये बराबर किसके होता है, तो पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या के बराबर होता है। तो दूसरी संख्या आपसे पूछ रहा है, तो सिंप्लीफाई करूंगा मैं तो ये 10 बार चला जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी 33 निकल के आ जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। आप बिना फार्मूले का यूज करके भी इस क्वेश्चन को कर सकते थे। तो HCF आपका 11 है, यानी कि जो भी संख्या होगी वो HCF से विभाजित होनी चाहिए। तो सिंपल सा ऑप्शन में से आप 11 से चेक कर लीजिए कि कौन सा ऑप्शन विभाजित हो रहा है। तो इस तरीके से भी आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन मिलेगा 33, जो कि 11 से विभाजित होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 145 का स्क्वायर इसका मान कितना होगा। ठीक है, तो मैं आपको बता चुका हूँ कि जब भी किसी संख्या के लास्ट में अगर 5 होता है और उसका अगर स्क्वायर निकालना होता है तो इस 5 का स्क्वायर कर दीजिए, तो लास्ट में तो हो जाएगा 25, और यहाँ पे जो वैल्यू है उससे 1 बढ़ा के इसमें गुणा कर दीजिए, तो 14 से 1 बढ़ाएंगे तो 15 हो जाएगा। इसका गुणा करेंगे तो 14 पचे 70, 7 हो जाएगा, 14 और 7 कितना हो जाएगा, तो 21 हो जाएगा। तो 25 तो होगा, 210 इसके आगे हो जाएगा, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है 2 में दिया हुआ है। आप बिना इसको सॉल्व किए भी कर सकते थे, तो चूंकि 5 लास्ट में है तो स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में 25 आएगा। बाकी सभी ऑप्शन में लास्ट में 75 75 और 5 दिया है, तो ये ऑप्शन तो होंगे ही नहीं। तो इस तरीके से भी आप करेक्ट आंसर तक पहुंच सकते थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन करा कि चतुर्भुज ABCD में AB जो है वो DC के समांतर है तथा E और F क्रमशः विकर्णों AC और BD के मध्य बिंदु हैं। यदि AB जो है वो 12 सेंटीमीटर, BC 40 सेंटीमीटर, DC 30 सेंटीमीटर और AD 45 सेंटीमीटर है, तो EF की लंबाई कितनी होगी। तो इस तरह के क्वेश्चन मैंने बहुत कराए हैं, उसमें मैंने आपको बेसिक से करना सिखाया है, यहाँ पे मैं डायरेक्ट करना सिखाऊंगा। तो आपसे EF की लंबाई पूछ रहा है, तो जो भी समांतर भुजाएं हैं तो AB और DC समांतर हैं, तो बस इनका अंतर निकाल दीजिए। तो AB की वैल्यू 12 है और DC की वैल्यू कितनी है 30 है। इनका मैं अंतर निकालूंगा तो कितना हो जाएगा 18 आ जाएगा, और जितना अंतर आएगा बस उसका आधा कर दीजिए। तो 18 का आधा करेंगे तो EF की लंबाई कितनी हो जाएगी 9 हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर S है, तो आपसे पूछ रहा है कि S स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई S स्क्वायर प्लस 1 का मान कितना होगा। तो जब भी आपका सेक थीटा प्लस टेन थीटा ये बराबर अगर समथिंग दिया है, जो कि यहाँ पे S दिया है, तो अगर मैं बीच में अगर माइनस करता हूँ यानी कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 1/S हो जाएगी।
ठीक है। ये कैसे होता है तो ये आप जानते भी होंगे कि सेक स्क्वायर थीटा ये बराबर किसके होता है, तो 1 + tan स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। इस tan को इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और माइनस tan स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, तो 1 के बराबर हो जाएगी। और यहाँ से अगर इन दोनों का भी गुणा करें तो ये वाली वैल्यू मिलेगी और s में 1/s का गुणा करेंगे तो 1 मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ से अगर इन दोनों को जोड़ दूंगा तो सेक थीटा की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, तो 2 सेक थीटा बराबर हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा s² और +1 और डिवाइडेड बाई s हो जाएगा। 2 से भाग करूँगा तो 2 सेक थीटा बराबर कितना हो जाएगा, तो s² और +1 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, तो 2s हो जाएगा। ठीक है। और अगर इसी को घटा देंगे तो वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, तो 2 tan थीटा ये बराबर किसके हो जाएगा, तो s² -1 हो जाएगा, बस प्लस की जगह पे 1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई s हो जाएगा। यानी कि यहाँ से tan थीटा इसकी वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, तो s² -1 डिवाइडेड बाई 2s निकल के आ जाएगी। बस क्या करिए कि जो s² -1 है यहाँ से उसकी वैल्यू निकाल के रख दीजिए, s² +1 की यहाँ से वैल्यू निकाल के रख दीजिए। तो ऊपर क्या हो जाएगा आपका, तो ऊपर हो जाएगा 2s × tan थीटा हो जाएगा और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, तो 2s और इंटू सेक थीटा हो जाएगा। तो 2s से 2s कट जाएगा। इसे tan को मैं लिख सकता हूँ sin अपान कॉस लिख सकता हूँ, इसको सेक को 1 अपान कॉस लिख दूंगा, ऊपर चला जाएगा तो सिर्फ साइन का थीटा बचेगा। तो साइन थीटा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 400 की राशि पर 5.5 वर्ष के लिए 4% वार्षिक ब्याज दर पर उधार ली जाती है तो साधारण ब्याज कितना होगा। तो राशि आपकी कितनी है, तो 400 की है, रेट आपका कितना है, तो 4% है, समय आपका है 5.5 वर्ष के लिए, डिवाइडेड बाई 100 कर देंगे तो साधारण ब्याज निकल के आ जाएगा। 0 से 0 आपका कैंसिल हो जाएगा, 4 में 4 का गुणा करूँगा तो 16, 16 में 5.5 का गुणा करूँगा तो ये हो जाएगा 16×5 = 80 हो जाएगा, 16×5 = 80 और 8 कितना हो जाएगा 88, एक स्थान पर दशमलव हो जाएगा। तो 88 रुपये क्या हो जाएगा, इसका साधारण ब्याज निकल के आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक त्रिभुज की भुजाएं 28 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर और 53 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो चूंकि ये जो तीनों भुजाएं हैं वो क्या है, पाइथागोरस के रूप में है, क्योंकि अगर मैं 28 का स्क्वायर करूँगा और 45 का स्क्वायर दोनों को जोड़ूँ तो 53 के बराबर होता है। ये ट्रिपलेट है, 28, 45 और 53 का ये ट्रिपलेट होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये तो कर्ण हो जाएगी, बाकी इन दोनों में से एक आधार होगा, एक लंब हो जाएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है तो 1/2 आधार, आधार कितना हो जाएगा 28 या 45 दोनों में से कुछ भी मान लीजिए, और इंटू ऊंचाई 45 कर दीजिए। 2 से कट करूँगा मैं तो कितनी बार चला जाएगा, 14 बार चला जाएगा। गुणा करूँगा तो 14×5 = 70, 7 हो जाएगा, 14 चौको 56 और 7 कितना हो जाएगा 63, यानी कि 630 क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। मान लीजिए आपको ये पता नहीं चल रहा है कि ये पाइथागोरस ट्रिपलेट के रूप में है कि नहीं, तो आप अगर त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी है तो उस तरीके से भी आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। एक हीरोन सूत्र होता है, आप जानते भी होंगे। तो हीरोन सूत्र होता क्या है, लिख देता हूँ मैं। तो ये होता है रूट में s × s - a होता है, इंटू s - b होता है और इंटू s - c होता है। s जो है वो अर्ध परिमाप है और a b c क्या त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं। तो अर्ध परिमाप यानी कि इन तीनों को जोड़ के और डिवाइडेड बाई 2 कर दूंगा मैं। तो 3, 5, 3, 8, 8, 8, 16 को 6 हो जाएगा और यहाँ पे 6, 4, 10 और 2, 12 यानी कि 126 और बटा 2 करूँगा मैं। तो 2 × 6 = 12 और 2 × 3 = 6 यानी कि 63 क्या हो जाएगा, s की वैल्यू हो जाएगी। तो रख देता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा 63 इंटू 63 में से 28 में अगर घटाऊँगा तो कितना हो जाएगा, तो 13 में से 8 जाएगा 5 हो जाएगा, 5 में से 2 जाएगा 3 हो जाएगा, इंटू s - b अगर मैं करूँगा तो यहाँ पे 45 अगर मैं इसमें से घटाता हूँ तो 5, 10, 15 और 3 18 हो जाएगा, और 53 अगर 63 में से घटाता हूँ तो 10 हो जाएगा। ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से देखूँ तो देखिए इस 35 में एक 5 का फैक्टर है, इस 10 में एक 5 का फैक्टर है। ठीक है। तो 5 तो बाहर निकलेगा ही निकलेगा, इस 18 में 2 है और इस 10 में 2 है, यानी कि 2 भी बाहर निकलेगा, यानी कि जो भी आपका आंसर आएगा वो 5 से गुणा के 10 से विभाजित होना चाहिए। और अगर ऑप्शन पे देखूं तो 10 से सिर्फ एक ही ऑप्शन विभाजित हो रहा है। तो इस तरीके से भी आप अगर इसका रूट निकालेंगे तो भी आपका आंसर कितना आएगा, 630 निकल के आ जाएगा। ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऋषि 198
किलोमीटर की यात्रा 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, अगली 584 किलोमीटर की यात्रा 73 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और उससे अगली 656 किलोमीटर की यात्रा 82 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, तो संपूर्ण यात्रा के लिए उसकी औसत चाल कितनी होगी। तो मैं बता चुका हूँ कि औसत चाल बराबर होगा कुल दूरी। तो कुल दूरी अगर मैं जोड़ूँ तो 198 प्लस 584 और प्लस कितना हो जाएगा, तो 656 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई कुल दूरी तय करने में लगा है समय। तो 198 को अगर 66 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से तय करेगा तो 6 3 18 यानी कि 3 घंटा लगेगा। 584 को 73 के हिसाब से अगर तय करता है तो कितना हो जाएगा, तो 7 8 56 8 24, तो ये 8 बार चला जाएगा। और यहाँ पे अगर 656 को अगर 82 के हिसाब से तय करता है तो 8 8 64 यानी कि 8 बार चला जाएगा। तो अगर ऊपर वाली वैल्यू को जोड़ूँ तो 6 4 10 और 8 18 को 8 हो जाएगा, 6 8 6 14 14 और 9 कितना हो जाएगा, तो 23 को 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 6 2 8 8 5 13 13 1 14 हो जाएगा, यानी कि 1438। और नीचे कितना हो जाएगा, तो 8 8 16 16 और 3 कितना हो जाएगा 19। भाग दे देता हूँ मैं, 19 सत्ते 133, 7 बार चला जाएगा तो 10 बचेगा, 108 हो जाएगा। और 19 पचे 95 यानी कि 75 बार चला जाएगा तो 75 दशमलव समथिंग आना चाहिए, और 75.68 ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमेशा जब भी आप क्वेश्चन करिए तो ऑप्शन पे एक नजर जरूर देख लिया करिए, इससे आपका कुछ समय बच जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 19 और 76 के बीच मध्यानुपाती ज्ञात करिए। तो मध्यानुपाती क्या होता है कि बस इन दोनों का मल्टीप्लाई करके रूट निकाल दीजिए, तो ये हो जाएगा 19, और 76 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 19 × 4 लिख सकता हूँ। और रूट लूँगा तो 19 बाहर निकल के आ जाएगा, 4 का रूट 2 हो जाएगा, तो 19 में 2 का गुणा करूँगा तो आंसर क्या हो जाएगा, 38 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित को सरल कीजिए। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, तो मैं बता चुका हूँ कि इस तरीके के क्वेश्चन को हमेशा आपको ऑप्शन से करना है। तो एक्स स्क्वायर कहीं पे भी आपके ऑप्शन में नहीं दिख रहा है तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू को मैं काउंट ही नहीं करूँगा। तो 25 में अगर 4 का गुणा करूँगा तो माइनस का 100 एक्स हो जाएगा, और इधर अगर गुणा करूँ तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, 6 5 30 हो जाएगा माइनस का। तो 100 में अगर 30 जोड़ूंगा तो माइनस का 130 हो जाएगा। इसमें तो प्लस है तो ये आंसर नहीं होगा, इसमें भी प्लस है तो ये भी आंसर नहीं होगा, यानी कि 2 ऑप्शन हो सकते हैं। अब देखिए 4 में अगर 12 का गुणा करूँगा तो ये प्लस में आएगा, और इधर माइनस माइनस ये भी प्लस आ जाएगा, यानी कि 126 जो आएगा वो प्लस में आना चाहिए। इसमें क्या है, आपका माइनस में है तो ये आंसर नहीं होगा। तो इस तरीके से एक ही ऑप्शन आपका बचा, ऑप्शन नंबर 3, यही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 20% और 10% की क्रमिक छूट के लिए तुल्य एकल छूट कितनी होगी। तो सक्सेसिव डिस्काउंट वाला फार्मूला लगा दीजिए। तो 20 में 10 जोड़ूंगा तो 30 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 20 × 10 और डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा। सिंप्लीफाई करूंगा तो ये 2 हो जाएगा, 30 में से 2 घटाऊंगा तो 28% क्या हो जाएगा, तुल्य एकल छूट हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि माता की आयु का 2 गुना उसकी पुत्री की आयु के 4 गुने से 26 वर्ष अधिक है, और पुत्री की आयु का 3 गुना माता की आयु से 7 वर्ष कम है, तो माता और पुत्री की आयु के बीच में कितना अंतर है। तो जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसा मैं लिख देता हूं मैं। तो कह रहा है कि यदि माता की आयु का 2 गुना यानी कि 2m उसकी पुत्री की आयु के 4 गुने यानी कि 4d से 26 वर्ष अधिक है, यानी कि अगर इसमें 26 जोड़ता हूं तो ये इसके बराबर हो जाएगा। या मैं यहाँ से इसको लिख सकता हूँ m बराबर लिख सकता हूँ, अगर 2 से भाग कर देता हूँ मैं तो 2d और प्लस 13 लिख सकता हूँ। ठीक है, आगे कह रहा है कि पुत्री की आयु का 3 गुना यानी कि 3d माता की आयु से 7 वर्ष कम है, यानी कि अगर इसमें 7 जोड़ देता हूँ तो ये माता की आयु के बराबर हो जाएगी। देखिए यहाँ पे m जो है वो इसके बराबर है, यहाँ पे जो m है वो इसके बराबर है, इसका मतलब ये एक दूसरे के बराबर होंगी। तो यहाँ से d की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, तो 13 में से 7 घट जाएगा तो 6 निकल के आ जाएगी। तो जैसे ही d की वैल्यू 6 निकल के आ जाएगी, आप किसी में भी रख दीजिए, चाहे इसमें रख दीजिए चाहे इसमें रख दीजिए। आपसे पूछ क्या रहा है कि m - d आपसे पूछ रहा है, तो बस रख के वैल्यू निकाल दीजिए। तो मान लीजिए 1d को मैं इधर अगर बराबर के लेके चला आता हूँ तो m - d इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, तो d + 13 के बराबर हो जाएगी। तो d की वैल्यू 6 निकल के आ गई, ये 6 में 13 जोड़ूंगा तो आंसर क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। आप यहाँ से d की वैल्यू से आप m की वैल्यू निकाल के या तो भी अगर अंतर निकालेंगे तो यही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 16 पुस्तकों का विक्रय मूल्य 8 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर है।
यानी कि 16 पुस्तकों का जो SP है ये बराबर किसके है, तो 8 पुस्तकों के CP के बराबर है। यहाँ से अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो SP और CP का रेशियो क्या निकल के आ जाएगा, तो ये 1/2 निकल के आ जाएगा। आपसे पूछ रहा है कि हानि या लाभ प्रतिशत, तो 2 रुपये की वस्तु खरीद के लाया है, 1 रुपये में बेच रहा है, तो उसको हानि हो रही है 1 रुपये की, कितने पे, 2 रुपये पे। प्रतिशत आपसे हानि पूछ रहा है तो 100 से गुणा कर दूंगा मैं। तो 100 से गुणा करने के बाद से जब 2 से भाग करूंगा तो 50% क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 75 का 65% 45 के 2/5 से कितना अधिक है। तो अगर 75 का मैं 65% निकालता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, 65/100 हो जाएगा। 25 से अगर कट कर दूंगा तो 3 बार 25 को 100 हो जाएगा। ऊपर कितना हो जाएगा, तो 5 × 15 हो जाएगा, और 6 × 18 = 19, 195/4 हो जाएगा। भाग दे दूंगा मैं तो 4 × 16 हो जाएगा, 3 35 हो जाएगा, 4 × 8 = 32 हो जाएगा, 3 30 हो जाएगा, 4 × 7 = 28, 2 20, 4 × 5 = 20 हो जाएगा, यानी कि 48.75 हो जाएगा। कह रहा है कि 45 के 2/5 से, तो 5 से अगर कट करूँगा तो 5 × 9 = 45, 9 दूना के 18 हो जाएगा इसकी वैल्यू। तो इससे पूछ रहा है तो बस मैं क्या करूँगा, 48.75, इसमें से 18 में माइनस कर देता हूँ। तो माइनस करूँगा तो 0.75 हो जाएगा, 48 में से 18 माइनस करूँगा तो 30 हो जाएगा। तो 30.75 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी कंपनी द्वारा अर्जित लाभ रुपए में कंपनी के 3 साझेदारों के बीच में 5:8:17 के अनुपात में बांट दिया जाता है। यदि सबसे छोटे और सबसे बड़े हिस्से का अंतर अगर 78,106 है तो कंपनी का कुल लाभ रुपए में कितना होगा। तो देखिए, यहाँ से अगर मैं कहूँ कि अगर इसी अनुपात में उसको पैसा मिल रहा है तो सबसे जो छोटी वैल्यू है वो 5 है और सबसे बड़ी वैल्यू 17 है। इसके बीच का अंतर कितना हो जाएगा, तो 12 × 5 = 17, 12 हो जाएगा। इसी 12 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया कितना है, तो 78,106 दिया है। आपसे क्वेश्चन पूछ कह रहा है कि कंपनी का कुल लाभ, तो अगर इन तीनों को जोड़ दूंगा तो कुल लाभ के बराबर हो जाएगा। तो अगर इन तीनों को जोड़ता हूं तो 8 × 5 = 13, 13 में 17 जोड़ूंगा तो 30, इसी 30 की वैल्यू आपको बतानी है। तो यहाँ से अगर मैं एक की वैल्यू निकालता हूँ तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 78,106 डिवाइडेड बाई 12, ये एक की वैल्यू हो जाएगी। तो 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 78,106 डिवाइडेड बाई 12 और इंटू कितना हो जाएगा, तो 30 हो जाएगा। तो अगर 3 से कट करता हूँ तो 3 × 4 = 12 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 × 30, 10 बार चला जाएगा। 2 से कट कर लेता हूँ तो 2 बार, 2 × 5 = 10 हो जाएगा। फिर 2 से कट कर लूँगा तो 2 × 3 = 6, 1 × 18, 2 × 9 = 18, 0 हो जाएगा, 2 × 5 = 10 हो जाएगा, और 2 × 3 = 6 हो जाएगा। यानी ये इसकी वैल्यू आ गई। इसमें 5 का बस गुणा कर दूंगा तो आंसर हो जाएगा। तो 5 में अगर 3 का गुणा करूँगा तो लास्ट में 15, यानी कि 5 आना चाहिए। लास्ट में 5 सिर्फ ऑप्शन नंबर 3 में दिया है, तो यही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक पुस्तक विक्रेता अंकित मूल्य पर 4% की छूट देता है और छुट्टियों के दौरान समान क्रय मूल्य की 15 पुस्तकों के प्रत्येक पैक को खरीदने पर एक पुस्तक मुफ्त देता है। तो कह रहा है कि इस प्रकार से 35% का उसको लाभ अर्जित होता है। तो आपसे पूछ रहा है कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो पहले मैं छूट निकाल देता हूँ। तो पहले 4% की छूट देता है। इसका मतलब अगर 100 की चीज़ है तो 4% की छूट यानी कि 96 में उसको बेच रहा है। आगे क्या कर रहा है कि 15 की खरीद पे एक मुफ्त देता है, यानी कि उसका 16 जा रहा है और दे कितना रहा है, तो 15 का पैसा वो ले रहा है। ठीक है, तो देख लेता हूँ कि कितना उसको क्या छूट दे रहा है। तो 16 से अगर मैं इसको कट करूँगा तो 6 बार चला जाएगा। 5 से कट करूँगा तो 5 × 15 हो जाएगा, 5 दूना के 10, 20 हो जाएगा। 2 से कट करूँगा तो ये 10 हो जाएगा, 2 से ये 3 हो जाएगा। तो इधर क्या हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा, तो 3 × 3 = 9 हो जाएगा। यानी कि 10 उसका MP अगर था तो छूट देने के बाद से 9 रुपये में बेच रहा है। तो कितने % की छूट दे रहा है, तो 1 की छूट दे रहा है 10 पे, तो प्रतिशत में कितना हो जाएगा, तो 10% की छूट दे रहा है। ठीक है, तो मैं आपको बता चुका हूँ कि जब भी आपको छूट परसेंटेज पता हो और कितना लाभ हो रहा है परसेंटेज में, अगर ये पता हो तो MP और CP के बीच में एक रेशियो होता है, वो कितना होता है, तो जितने का उसको लाभ हो रहा है 100 में जोड़ दीजिए। तो 35 का लाभ हो जा रहा है, 100 में जोड़ूंगा तो 135 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई जितने का उसने छूट दिया है। तो 10% की छूट दिया तो 100 में से 10 घटाऊंगा तो 90 हो जाएगा। अनुपात अगर निकालूंगा तो ये सीधे सीधे 45 से कट जाएगा। 45 दूना के 90, 45 से कितना होता है, 135 होता है। तो 2 रुपये की चीज़ है, 3 रुपया उस पर कितना है, मार्क प्राइस है। तो कह रहा है कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक है।
तो कितना अधिक है, तो 1 रुपया अधिक है। कितने पे, 2 पे। प्रतिशत में आपको अधिक बताना है तो 100 से गुणा कर दूंगा, तो 2 से भाग करूंगा तो 50% क्या है, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से अधिक है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन कह रहा है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है कि इसका मान कितना होगा। तो सबसे पहले मैं स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करूंगा, तो 5 में से 4 घटाऊंगा तो 1 होगा, 1 में 2 का गुणा करूंगा तो 2 हो जाएगा, 20 में 2 जोड़ूंगा तो 22 हो जाएगा। तो ऊपर हो जाएगा 682, 22 से भाग दे दूंगा मैं, तो 11 से कट करूंगा तो नीचे 2 हो जाएगा, ऊपर 6 हो जाएगा, 2 22, 11 दूना के 22, फिर 2 से भाग करूंगा तो 31 दूना के 62, यानी कि 31 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए 2 स्टेशनों के बीच रेलवे ट्रैक जो है वो 17 दिनों में बिछा सकता है। तो ये 17 दिनों में बिछा सकता है। बी उसी कार्य को 16 दिनों में कर सकता है। और सी की सहायता से उन्होंने, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों ने मिल के 4 दिनों में उस कार्य को कर दिया। कह रहा है कि सी अकेले पूरे कार्य को कितने दिनों में कर सकता है। तो पहले इन तीनों की अलग अलग इफिशियंसी निकाल देता हूँ। तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 16 × 17 इनका एलसीएम हो जाएगा। भाग दूंगा 17 से तो 16 बार चला जाएगा, 16 से भाग करूंगा तो 17 बार, और अगर 4 से भाग करूंगा तो 17 चौको कितना हो जाएगा, 68 बार चला जाएगा। तो यहाँ से ए की इफिशियंसी 16 निकल के आ गई, बी की 17 निकल के आ गई। इन दोनों की एक साथ इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, तो जोड़ दूंगा मैं तो 16 दूना के 32 और 1 33 हो जाएगी। इस 68 में से अगर मैं 33 घटा देता हूँ तो सी की इफिशियंसी निकल जाएगी, तो घटाऊंगा तो ये हो जाएगा 5 और 3, यानी कि 35 क्या हो जाएगी, ये सी की एफिशिएंसी हो जाएगी। और कह रहा है कि सी अगर अकेले काम करता है, यानी कि इस 35 एफिशिएंसी से इस टोटल कार्य को करने में उसको कितना समय लगेगा। ठीक है, तो यही बताना आपको। तो 35 से भाग कर दूंगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो अगर ऊपर गुणा करूँ तो 7 6 के 42, यानी कि 2 आ रहा है। तो चेक कर ले रहा हूँ कि 2 किस में आ रहा है। तो देखिए 5 में 0 को गुणा करूँगा तो ये हो जाएगा आपका 0, 7 जोड़ूंगा तो लास्ट में 7 आ रहा है, तो इसमें 2 नहीं आ रहा है, तो ये आंसर नहीं होगा। इसमें करूँगा तो 5 कम में 5 और 7 इसमें जोड़ूंगा तो 12, इसमें 2 आ रहा है, तो ये आंसर हो सकता है। इसमें करूँ तो 7 × 5 = 35, 35 और 7 कितना हो जाएगा, 42, यानी कि इसमें भी 2 आ रहा है, तो ये भी हो सकता है। इसमें करूँगा तो 5 × 15, 15 में अगर 7 जोड़ूंगा तो 22, इसके भी लास्ट में भी 2 आ रहा है। ठीक है, तो ये तीनों ऑप्शन हो सकते हैं। तो चूंकि 3 ऑप्शन इस तरीके से मिल गए तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो अगर सॉल्व करूँगा मैं इसको, तो अगर मैं इसको अप्रोक्सीमेट में भी अगर निकालता हूँ तो भी इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि 16 में 17 का अगर गुणा करूँगा तो 16 × 7 = 112 का, यानी कि 2 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 16 में 11 अगर मैं जोड़ूंगा तो 27 हो जाएगा, यानी कि 272। इसमें 35 से हमें भाग करना है। तो अगर 35 से भाग करूँगा तो पहली बात कि ये 10 या 10 से ऊपर तो नहीं जाएगा, क्योंकि 10 बार अगर मैं 35 में 10 का गुणा करूँगा तो 350 हो जाएगा। तो ये भी आपका 10 से ऊपर है, ये भी आपका 10 से ऊपर है, तो ये दोनों ऑप्शन नहीं होंगे। तो इस तरीके से एक ही ऑप्शन बच रहा है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कार चलाकर एक पुल को 1.7 मिनट में पार करता है, तो पुल की लंबाई कितनी होगी, ये आपको बताना है। तो चूंकि आंसर आपका किलोमीटर में है तो मैं इस मिनट को घंटे में बदल दूंगा। तो स्पीड कितनी है, तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। समय कितना लग रहा है, तो 1.7 मिनट है। घंटा में बदलने के लिए 60 से भाग कर दूंगा। सिंप्लीफाई कर लेता हूँ मैं, तो 6 से कट करूँगा तो ये 10 बार चला जाएगा, 6 9 54, ये 9 बार चला जाएगा। 17 में अगर 9 का गुणा करूँगा तो 17 9 153 हो जाएगा। पहले से एक स्थान पर दशमलव है, 10 से भाग करूँगा तो 0.2 स्थान पर हो जाएगा, तो 1.53 किलोमीटर में आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक बल्लेबाज द्वारा 23 मैचों में बनाए गए औसत जो रन है वो 40 है। अगले 10 मैचों में बल्लेबाज ने औसतन 16 रन बनाए, तो सभी 33 मैचों में उसके द्वारा बनाए गए औसत रन कितना है। तो मैं लिख लेता हूँ। तो 23 मैचों में 40 की औसत से रन बनाता है, अगले 10 मैचों में 16 की औसत से रन बनाता है। तो मैं यहाँ से वेटेज एवरेज का फार्मूला लगा के इसका आंसर निकाल देता हूँ। तो चूंकि आंसर सभी 30 के आसपास है, तो मैं औसत मान लेता हूँ कि 30 है। ठीक है, तो ये कितना अधिक है, तो 10 अधिक है। तो 23 पे कितना अधिक हो जाएगा, तो 230 अधिक हो जाएगा। ये कितना कम है, तो 14 कम है। तो 10 पे कितनी कमी हो जाएगी, तो 140 की कमी हो जाएगी। घटा दूंगा तो नेट चेंज कितना आ रहा है वो निकल के आ जाएगा, तो 0 हो जाएगा। 13 में से 4 जाएगा, 9 हो जाएगा, यानी कि 90 का चेंज आ रहा है प्लस में। यानी कि ये जो 90 है वो कितने लोगों में और बढ़ जाएगा, तो टोटल 33 पारियाँ हैं, तो 33 पारियों में 90 के हिसाब से कितना हो जाएगा,
तो अगर मैं इसको भाग करता हूँ तो 3 से कट कर दूंगा तो ये हो जाएगा 30 बार चला जाएगा और ये 11 हो जाएगा। 11 से भाग करूँगा तो 11 दूना के 22 हो जाएगा, 8 80, 11 सत्ते 77, यानी कि 2.7 समथिंग करके आएगा। तो जो हमने ये औसत 30 माना था वो 30 ना होकर इससे 2.7 अधिक आएगा, और 30 में 2 जोड़ूंगा तो 32.7। ये सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संख्याओं 6.3 और 0.07 का लघुत्तम समापवर्त कितना होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन हर शिफ्ट में आए हैं। मैंने बताया है इसके लिए शॉर्ट ट्रिक कि जब भी किसी भी भिन्न का आपको एलसीएम निकालना होता है तो जो अंश होता है उसका एलसीएम निकालते हैं, और जो हर होता है उसका क्या निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। तो अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं तो नीचे इसके 10 आएगा, यहाँ पे 100 आएगा। दोनों का एचसीएफ अगर निकालूं तो 10 आएगा, यानी कि जो भी आंसर आएगा उसमें 10 से भाग करूंगा तो 0.1 स्थान पे होना चाहिए, और ऑप्शन नंबर 3 में 0.1 स्थान पे है, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पाइप पी किसी टैंक के 2/3 भाग को 24 घंटे में भर सकता है। तो पूरा भाग भरने में उसको कितना समय लगेगा, तो 2 से कट करूंगा तो 12, 12 में 3 का गुणा करूंगा तो 36 घंटे में भर देगा पी। इसी तरीके से क्यू का निकाल देता हूं। तो 2/3 भाग को 16 घंटे में अगर भरता है तो 2 से कट करूंगा तो 8 हो जाएगा, 8 3 24 हो जाएगा, यानी कि 24 घंटे में पूरा भर देगा। कह रहा है कि पी और क्यू दोनों 4 घंटे के लिए चालू होता है और फिर दोनों को बंद कर दिया जाता है। फिर आर जो पाइप है इसको अकेले चालू किया जाता है, जो टैंक के पानी को 5 घंटे में खाली कर देता है। तो इन दोनों की अगर एक साथ एफिशिएंसी निकालूंगा तो पहले एलसीएम निकालूँ तो 72 हो जाएगा एलसीएम। तो अगर 36 से भाग करूँ तो 36 दूना के 72, 24 में 72 हो जाएगा। तो पी की एफिशिएंसी 2 निकल के आ जाएगी, क्यू की 3। तो इन दोनों की एक साथ एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, तो 5 हो जाएगी। इसे 5 एफिशिएंसी से इन्होंने 4 घंटे तक काम किया, तो टोटल कार्य कितना किए होंगे, तो 20 कार्य इन्होंने कर दिया होगा। और इसी 20 कार्य को जो आर है वो 5 घंटे में खाली कर देता है। तो बस 20 में मैं क्या करूँगा, 5 से भाग कर दूंगा, तो यहाँ से आर की एफिशिएंसी क्या निकल के आ जाएगी, 4 निकल के आ जाएगी, जो कि माइनस में आएगी। तो आपसे कह रहा है कि पी क्यू आर अगर सबको मिलाकर अगर टैंक को भरने के लिए कह दिया जाए तो कितना समय लगेगा। तो इन तीनों की एक साथ एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, तो 2 और 3 5 हो जाएगी, इसमें से 4 घटाऊंगा तो 1 हो जाएगी इन तीनों की एक साथ एफिशिएंसी। तो इस एक एफिशिएंसी से 72 क्षमता को भरने में कितना समय लगेगा, तो 72 घंटे लगेगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फर्नीचर की 3 वस्तुओं का औसत मूल्य 5325 है। यदि उनके मूल्यों का अनुपात 3:5:7 है तो सबसे सस्ती वस्तु का मूल्य कितना होगा। तो अगर मैं यहाँ से देखूँ तो सबसे सस्ती वस्तु क्या है, तो 3 है। तो यहाँ से अगर इन तीनों का अगर औसत निकाल देता हूँ, अगर मूल्य 3, 5 और 7 है तो औसत कितना हो जाएगा, तो 5 और 3 8 7 15, 15/3 कर दूंगा तो ये औसत हो जाएगा। तो 3 5 15, यानी कि 5 क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा। लेकिन इस 5 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया कितना है कि औसत 5325 होना चाहिए। तो यहाँ से अगर मैं 1 की वैल्यू निकालता हूँ तो 5 कम में 5 0 हो जाएगा, 36 2 25, 5 5 25, ये 1 की वैल्यू हो जाएगी। आपसे पूछ क्या रहा है कि इस 3 का मान आपसे पूछ रहा है, तो बस क्या करूँगा, मैं इसमें 3 का गुणा कर दूंगा तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो 3 का गुणा करूँगा तो 5 3 15 हो जाएगा, 6 3 18, 19 को 9 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 3 का में 3 हो जाएगा। तो 3195 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एम और एन एक व्यवसाय शुरू करते हैं। एम 7 महीने के लिए एन के निवेश से 79,000 अधिक निवेश करता है, और एन 6 महीने के लिए निवेश करता है। तो अगर एन का निवेश अगर एन मानता हूँ तो ये 6 महीने के निवेश करता है, तो ये उसका क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। और एम जो है वो एन से कितना है, तो 79,000 अधिक है। तो एन प्लस कितना हो जाएगा, तो 79,000 हो जाएगा। और ये कितने महीने के लिए, तो ये 7 महीने के लिए निवेश करता है। तो ये इन दोनों का अनुपात हो जाएगा। आगे कह रहा है कि कुल लाभ जो है वो 6,705 है। इसमें से एम का जो हिस्सा है वो एन के हिस्से से 745 अधिक है। तो एम द्वारा निवेशित पूंजी कितनी होगी। इन दोनों को जोड़ दूंगा मैं तो कितना हो जाएगा, तो 7n + 6n कितना हो जाएगा, तो 13n हो जाएगा। और प्लस कितना हो जाएगा, तो 7 का इसमें गुणा करूंगा तो 7 × 79,000 हो जाएगा। और अगर घटा दूंगा मैं 7n में से 6n घटेगा तो n हो जाएगा, और प्लस का कितना हो जाएगा, तो 7 × 79,000 हो जाएगा। ठीक है, ये बराबर किसके हो जाएगा, तो कुल लाभ कितने का हो रहा है, तो 6,705 का हो रहा है, और अंतर कितने का है, तो 745 का अंतर है।
इसको भाग कर दूंगा तो कितने बार चला जाएगा, तो दिख रहा है 7 9 63 यानी कि 9 बार चला जाएगा, तो 9/1 हो जाएगा। अब इसका 13 गुणा हो जाएगा, तो 13 में 1 का गुणा करूँगा तो 13n, और 9 में n का गुणा करूँगा तो 9n, यानी कि यहाँ से घटाऊँगा तो 4n हो जाएगा। इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, तो अगर 1 में इसका गुणा करूँगा तो कोई अंतर नहीं आएगा, 9 में इसका गुणा करूँगा तो 9 × 7 × 79,000 हो जाएगा। तो अगर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो दोनों में 7 × 79,000 मुझे दिख रहा है, तो मैं इसको कॉमन ले लेता हूँ, और 9 में से 1 घट जाएगा तो 8 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से n की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, तो 4 दूना के 8 2 हो जाएगी, तो n की वैल्यू हो जाएगी 7 दूना के 14, 14 से गुणा करूँगा मैं तो 0 0 0 हो जाएगा, 14 9 126 को 6 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 14 7 98, 98 और 12 कितना हो जाएगा, तो 110 हो जाएगा। तो ये किसकी वैल्यू निकल के आ गई, n की वैल्यू निकल के आ गई। आपसे क्वेश्चन में पूछ कह रहा है कि m द्वारा निवेशित पूंजी, तो m द्वारा निवेशित पूंजी ये वाली वैल्यू है। तो मैं क्या करूँगा, जो भी n का मान आया उसमें 79,000 जोड़ दूंगा। तो इसमें अगर 79,000 में जोड़ूंगा तो आंसर क्या निकल के आ जाएगा, तो 0 0 0 हो जाएगा, 9 6 15 को 5 हो जाएगा, 1 कैरी हो जाएगा, 7 और 1 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और 11 हो जाएगा। तो 11 के बाद से 85,000 ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संख्या निम्न में से किससे विभाज्य है, तो लास्ट में 5 है, तो सबसे पहले तो ये 5 से विभाज्य होगी, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 83 दर्पण 83 रुपये में खरीदे गए और 22 दर्पण परिवहन के दौरान टूट गए। 83 दर्पण खरीदे गए हैं, 22 अगर टूट गए हैं तो बचे कितने होंगे, तो 1 और 6 यानी कि 61 बचे होंगे। अब कह रहा है कि व्यापारी ने शेष दर्पण को 3.6 रुपये प्रति दर्पण की दर से बेच दिया। तो किसकी दर से, तो 3.6 रुपये के रेट के हिसाब से बेच दिया। तो गुणा कर लेता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा 6 हो जाएगा, 36 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 18 हो जाएगा। जोड़ूंगा मैं तो 6 हो जाएगा, 6 और 3 9 हो जाएगा, 8 3 11 को 1 हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा। एक स्थान पर दशमलव हो जाएगा, यानी कि 219 रुपये में क्या कर रहा है, वो बेच रहा है। तो आपसे पूछ क्या रहा है कि उसका लाभ कितना होगा। तो देखिए 83 में खरीद के लाया है और इतने में बेच रहा है, तो 83 में इसमें से घटा दूंगा, तो घटाऊंगा तो दशमलव के बाद से तो 6 आएगा ही आएगा, दशमलव के बाद से 6 सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर कोर वाले 2 घनों को जोड़कर एक घनाभ बनाया जाता है, तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 ब्रैकेट में LB + BH होता है और प्लस LH होता है। ठीक है, यानी कि जो भी आपका आंसर आएगा वो 2 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 25 तो इसका आंसर नहीं होगा, 125 भी नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों 2 से विभाजित नहीं होंगे। तो इस तरीके से इन्हीं दोनों में से कोई एक वैल्यू होगी, तो मैं निकाल देता हूँ। तो जैसे मान लीजिए कि ये आपका घन है और ये दूसरा घन है, इनको जोड़ के घनाभ बना जाता है। तो जो घन की लंबाई होगी इन दोनों घनों की लंबाई के योग के बराबर हो जाएगी। तो 5 इसका और 5 इसका, यानी कि लंबाई कितनी हो जाएगी, तो 10 हो जाएगी। ऊंचाई और जो इसकी चौड़ाई होगी वो पहले वाले घन के बराबर होगी, तो B भी 5 हो जाएगा और इसका H भी क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। बस वैल्यू रख दीजिए, तो 2 2 गुणा करते हुए चलिए, तो 10 पचे कितना हो जाएगा, तो 50 हो जाएगा। 5 पचे कितना हो जाएगा, तो 25 हो जाएगा, और 10 पचे कितना हो जाएगा, तो 50 हो जाएगा। इन तीनों को अगर जोड़ दूँ मैं तो 125 हो जाएगा। और बस इसका क्या हमें करना है, तो दोगुना करना है, तो 125 का दोगुना कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक जिले की जनसंख्या 3,62,000 है, जिसमें से 1,81,000 पुरुष हैं, 47% जनसंख्या साक्षर हैं। यदि 35% पुरुष साक्षर हैं तो कितने प्रतिशत महिलाएं साक्षर हैं। तो अगर मैं, चूँकि आंसर आपका प्रतिशत में पूछ रहा है, तो इस तरह के क्वेश्चन मैंने बहुत कराए हैं। इसका अगर दोगुना करता हूँ तो यहाँ से मेल और फीमेल इनकी जो जनसंख्या का रेशो कितना हो जाएगा, तो 1:1 हो जाएगा। टोटल 47% इसको साक्षर होना है, महिलाओं को भी और पुरुषों को भी। लेकिन पुरुष का दिया है कि ये 47% ना होकर सिर्फ 35% साक्षर हैं। तो कितने की कमी हो रही है, तो अगर मैं घटा दूंगा तो 5 और 7 12 की कमी हो रही है। तो ये जो 12 की कमी हो रही है ये क्या हो जाएगा, अगले वाले में जुड़ जाएगा। तो 47 में अगर मैं 12 जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा, 7 2 9 हो जाएगा, 4 और 1 5 हो जाएगा। यानी कि 59% जो महिलाएं हैं वो साक्षर हैं, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 6 पेन और 19 पेंसिल की कीमत 275 है। यदि पेन की कीमत 7 रुपये प्रति पेन कम हो जाती है और पेंसिल की कीमत 7 रुपये प्रति पेंसिल बढ़ जाती है तो 15 पेन और 4 पेंसिल की कीमत 132 हो जाती है। तो आपसे कह रहा है कि 6 पेन और 2 पेंसिल की मूल कीमत कितनी होगी। तो आपको बताना है कि अगर पेन का मैं x मानता हूँ और पेंसिल का अगर y में मानता हूँ कीमत, तो 6x और +2y इसकी वैल्यू आपको बतानी है। तो मैं आपको बताया था कि दोनों में आपको 2 कॉमन दिख रहा है, यानी कि जो भी आपका आंसर होगा वो 2 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 89 तो इसका आंसर पहले ही नहीं होगा, यानी कि इन्हीं तीनों में से एक ऑप्शन हो सकता है। अब इस तरह के क्वेश्चन को बेसिक से करना मैंने सिखाया है। यहाँ पे मैं हिट एंड ट्रायल वाले मेथड्स बताऊँगा। तो देखिए, चूँकि 7 रुपये की कमी पेन में हो रही है, यानी कि पेन की कीमत तो 7 से अधिक होनी चाहिए, क्योंकि जैसे ही 7 की कमी कर देंगे, अगर 7 से कम अगर इसकी कीमत होती तो 7 से अगर कमी कर दूंगा मैं तो वो तो फिर माइनस में हो जाएगा और कीमत आपकी माइनस में होनी नहीं चाहिए। इसका मतलब जो पेन की कीमत होगी वो 7 से अधिक होगी। ठीक है, यहाँ पर 275 मुझे दिख रहा है, लेकिन जैसे ही मैं 6 और 9 को जोड़ा तो मुझे दिखा कि ये 25 हो रहा है और ये 275 है। इसका मतलब ये 25 से विभाजित है। तो पहले मैं चेक कर लेता हूँ कि क्या अगर मैं पेन और पेंसिल दोनों की कीमत अगर बराबर रखता हूँ तो क्या ये सेटिस्फाई करता है। तो 25 से पहले मैं अगर भाग करूँ तो 25 से कम में 25 हो जाएगा। अगर इसमें 275 में 25 से भाग दे रहा हूँ तो 25 से कम 25, 2 25 हो जाएगा, यानी कि 11 हो जाएगा। यानी कि अगर पेन की कीमत भी मैं 11 मान लेता हूँ और पेंसिल की कीमत भी 11 में मान लेता हूँ, तो अगर दोनों को मैं जोड़ूंगा 6 पेन और 19 पेंसिल को तो 275 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, आगे वाले पे देखता हूँ कि क्या इस पर सेटिस्फाई कर रहा है। तो 7 प्रति पेन कम कर दिया जाए, तो 11 माना था, 7 कम कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, तो 4 अब इस पेन की कीमत हो जाएगी। और पेंसिल कीमत में 7 बढ़ जा रहा है, तो 11 में 7 जोड़ दूंगा तो 18 हो जाएगा। तो आगे कह रहा है कि 15 पेन, यानी कि 15 पेन और 4 पेंसिल, इन दोनों की अगर कीमत मैं जोड़ता हूँ तो कितना आना चाहिए, 132 आना चाहिए। तो जोड़ लेता हूँ मैं, तो 15 चौको 60 हो जाएगा, ये 18 चौको 72 हो जाएगा। जोड़ूंगा मैं तो ये 2 हो जाएगा, 7 छत्तीस 132 बिल्कुल ये आ रहा है। इसका मतलब जो हमने स्टार्टिंग में इसका मूल्य माना था वो सही माना है। तो इसकी मूल कीमत क्या हो जाएगी, 11 और 11 हो जाएगी। आपसे पूछ कह रहा है कि 6 पेन, तो अगर एक पेन की 11 है तो 6 पेन की कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा। और 2 पेंसिल की कीमत कितनी हो जाएगी, तो 11 दूना के 22 हो जाएगी। दोनों को जोड़ूंगा मैं तो आंसर कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि 10,000 की धनराशि एक निश्चित वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्षों के लिए 12,321 हो जाती है, जबकि ब्याज जो है वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है। तो वार्षिक ब्याज की दर कितनी होगी ये आपको बतानी है। तो हमने एक फार्मूला पढ़ा है कि ए बराबर होता है पी ब्रैकेट में 1 + r/100 और टू द पावर कितना होता है, n होता है। बस इसी फार्मूले पे मैं रख दूंगा, तो ए जो है वो कितना हो जाता है, तो 12,321 हो जाता है। पी का अगर मैं इधर भाग करूं तो पी कितनी है, तो 10,000 है, तो 10,000 नीचे हो जाएगा। ये बराबर किसके हो जाएगा, तो 1 + r/100, क्योंकि r की वैल्यू निकालनी है, और n का मान कितना है, तो 2 वर्षों का, तो 2 हो जाएगा। तो ऊपर ये दिख रहा है कि किसका स्क्वायर है, तो 111 का स्क्वायर है, क्योंकि हमें पता है कि 11 का स्क्वायर अगर करना होता है तो 1 2 लिख देते हैं, फिर घटते हुए क्रम में चले आते हैं। 111 का स्क्वायर करना होता है तो 1 2 3 लिख देंगे, फिर घटते हुए क्रम में आ जाएंगे। इसी तरह 1111 का अगर स्क्वायर करना होगा तो 1 2 3 4, फिर 3 2 1 लिख देंगे। तो इस तरीके से अगर मैं चेक करूं तो ये किसका स्क्वायर है, तो 111 का स्क्वायर है, तो 111 स्क्वायर लिख देता हूँ। नीचे आपका 100 का स्क्वायर है, तो ये 100 का स्क्वायर लिख दूंगा। तो इसको मैं सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकता हूँ, तो इसको लिख सकता हूँ 1 + 11/100 का क्या लिख सकता हूँ, होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। और अगर इस इक्वेशन से इसका कंपेयर करूँ तो आर की जगह पे क्या दिख रहा है मुझे, तो आर की जगह पे 11 दिख रहा है, तो 11% क्या हो जाएगा, इसका रेट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। तो इस तरीके से आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का जो पेपर हुआ था 12 अगस्त 2025 को थर्ड शिफ्ट में, उसमें क्वांट के जो 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे गए थे उनको मैंने इस वीडियो में एक एक करके सॉल्व करा दिया। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले पेपर में अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और बाय।